आज हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम हम लोग कुछ ही मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे। सबसे पहले एंजाइम किसने ढूंढा था? जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था उसका नाम था एडवर्ड बकनर। एडवर्ड बकनर ये क्या किए थे? इन्होंने एक ग्लास लिया और ग्लास में ग्रेप जूस रख दिया था, अंगूर का जूस। फिर कुछ दिन के बाद ये उन्होंने देखा कि इस ग्रेप जूस के अंदर एक क्या बोलते हैं, फ्यूल बन गया था जो जल सकता है। और उस फ्यूल को जब वो जलाए तो उसमें फायर लगा, यानी आग लगा, कंबशन हुआ। और वो फ्यूल को चेक किए तो फ्यूल क्या था? वो फ्यूल था अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग कच्ची दारू भी कहते हैं, कच्ची दारू। वहां से उनको एक आइडिया आया कि ऐसा मतलब ग्रेप जूस में ऐसा क्या हुआ कि जो कुछ दिन के बाद रखे रखे यहाँ पर ये फ्यूल बन गया, एक अल्कोहल बन गया। तो इसके अंदर कंटेंट चेक करना चालू किए कि इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर पता चला कि इसके अंदर कुछ नहीं, ईस्ट था। और ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। यूनिसेलुलर फंगस होता है। और ईस्ट को ग्रीक भाषा में लोग जाइमा कहते हैं, यानी कि इसको एक नाम पड़ता है जाइमा, बराबर। फिर उसके बाद में इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग ये जो जाइमा है यानी कि ईस्ट है, ईस्ट को लेके हम लोग ग्रेप जूस से हम लोग फिर से और सारी दारू बना के फिर बेच भी पाएंगे। अगर इनको दारू बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? ईस्ट लाना पड़ेगा, या तो ईस्ट के अंदर का कंटेंट देखना पड़ेगा। और वो बहुत क्यूरियस थे कि ईस्ट के अंदर कंटेंट है क्या। तो उन्होंने यहाँ से ईस्ट को निकाला और ईस्ट के अंदर को क्या बोलते हैं, ग्राइंड करके उसको पीस दिया। फिर उसके बाद में उसके अंदर का कंटेंट निकाले। और कंटेंट ऑफ ईस्ट, कंटेंट ऑफ ईस्ट उन्होंने क्या किया, उसको नया ग्लास लिया और नए ग्लास में ग्रेप जूस रखा। इस कंटेंट ऑफ ईस्ट ने इस ग्रेप जूस को भी इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। इथाइल अल्कोहल। इससे उनको एक आइडिया लगा कि ईस्ट की जरूरत नहीं है, यानी ईस्ट को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। ईस्ट अल्कोहल नहीं बना रहा, ईस्ट के अंदर का कंटेंट अल्कोहल बना रहा है। अच्छा, ईस्ट को कौन सा वर्ड मिला था ग्रीक भाषा में? जाइमा। और ईस्ट के अंदर के कंटेंट को निकाल के सब बनाया गया तो हम लोग कहेंगे एंजाइमा, यानी कि इनसाइड ऑफ क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो इसलिए उसका नाम बढ़ जाएगा एंजाइमा। तो सबसे पहली बार एंजाइमा वर्ड यानी कि ईस्ट से लिया गया और इसी एंजाइमा वर्ड से एंजाइम नाम से पड़ा, एंजाइम वर्ड आया। ओके, सो अगेन फिर से मैं एक बार बताता हूं, ईस्ट क्या होता है? ईस्ट को ग्रीक भाषा में जाइमा वर्ड बोलते हैं। और इसके अंदर के कंटेंट को जब देखा गया तो उसको क्या बोले? इन द एंजाइमा, इन द जाइमा। और उसी एंजाइमा वर्ड से वर्ड आया एंजाइमा। और एंजाइमा वर्ड बोलते बोलते लोगों ने उसका नाम रख दिया एंजाइम। ओके, अब हम लोग चालू करते हैं एंजाइम टॉपिक। यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खत्म हुआ। ओके, एंजाइम के बारे में। एंजाइम कुछ और नहीं, मैं बताता हूं, इसको रफ कर लूं मैं। एंजाइम कुछ और नहीं है, प्रोटीन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, एंजाइम्स। ओके, यहां पर लिखेंगे हम लोग, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है राइबोजाइम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट राइबोजाइम, बिकॉज राइबोजाइम के अंदर आरएनए होता है और ये राइबोजाइम राइबोसोम बनाता है,
मतलब राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। और राइबोसोम जानते ही हो कि डीएनए से आरएनए, सॉरी आरएनए से प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है ये? आरएनए से प्रोटीन बनाता है। और दुनिया का सबसे पहला एंजाइम आरआरएनए था। यहां तक अगर बात क्लियर हो गया सबको, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये तो समझ में आ गया एक्सेप्ट राइबोजाइम। फिर उसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे? हाँ, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ओके, दूसरा पॉइंट। ओके, अब यहां पर आपको क्या देखना है कि एंजाइम करते क्या है। तो एंजाइम इज नथिंग बट बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट क्या होता है? बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर सके, उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में भी कहूं कि मान लेते हैं लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, लगानी है, तो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो महीने 2 महीने के बाद लगता है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को, जंग लगाने वाली प्रोसेस को यानी ऑक्सीडेशन को, हम लोग 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर करना चाहे तो हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर अगर मैं नाइट्रिक एसिड डाल दूं तो नाइट्रिक एसिड डालते ही इसके अंदर ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब लोहे के अंदर जंग बहुत तेजी से लगेगा। क्या बात क्लियर हुआ? उसी प्रकार एंजाइम भी होते हैं। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे रिएक्शंस तेज होने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट उन कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं बायो कैटलिस्ट, और बायो कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं एंजाइम, जो पहली बार कहां से निकल लिया गया था? ईस्ट से लिया गया था। ओके, हमारी बॉडी में कितने रिएक्शन हो रहे हैं? हमारी बॉडी में लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं, और जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ध्यान से सुनना, आप जिंदा हो, वरना मेटाबॉलिज्म रुक गया तो आप भी मर जाओगे। ओके, यू विल बी स्विच ऑफ। अब जरा सोचो, एंजाइम है तो क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप लाइव हो, जिंदा हो। मेटाबॉलिज्म रुक गया तो आप भी मर जाओगे। क्या बात क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आना चाहिए कि एंजाइम ये किन किन फैक्टर पे मतलब डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे एंजाइम अफेक्ट होते हैं। ओके, सब लोग यहां ध्यान दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है पीएच, तीसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और चौथा टॉपिक है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। चलो सबसे पहले मैं टेम्परेचर के बारे में बात करता हूं। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम को? यहां पर देखो, यहां पर हम लोग टेम्परेचर लिखेंगे और यहां पर हम लोग एंजाइम एक्टिविटी लिखेंगे, एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर यहां 0 से लेके हम लोग 100 लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, और मैं ग्राफ बनाऊंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं, फिर उसके ऊपर जाते 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 ओके ज़्यादातर एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं, ज़्यादातर एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा है? 37 या फिर 40 के आसपास में। क्या बात क्लियर हो रहा है? तो अगर
टेम्परेचर घट जाएगा तो भी दिक्कत है और बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं। अगर एंजाइम का टेम्परेचर घटा दिया जाता है तो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब एंजाइम भी इनएक्टिव हो जाते हैं। और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये प्रोटीन से ही तो बने। क्या बात क्लियर हो रहा है? अब जरा देखते हैं हम लोग टेम्परेचर चेंज होने से अगर किसी के बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर के एंजाइम स्लो काम करना चालू कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय होना चालू हो रहे हैं। अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक रहा है, मेटाबॉलिज्म रुक रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर थकावट होना लाजमी है। ओके, हमको इससे एक मिलता जुलता टॉपिक जो नीट और 12वीं के लेवल पर है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होता है और कितने लोग हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। जैसे जो लोग अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं उनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं और थर्मो रेगुलेटर्स भी कहते हैं। थर्मो रेगुलेटर्स यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रख पाते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर इधर उधर होता है तो वो एंजाइम डिस्ट्रॉय या फिर इनएक्टिव हो जाएंगे, तो वो इंसान भी या फिर जानवर भी मर जाएगा। ऐसे जानवर जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेटर्स। थर्मो रेगुलेटर्स का दूसरा नाम है वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और इसी का दूसरा नाम है होम्योथर्म्स। ओके, और 12वीं में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके एक चैप्टर है जिसमें हम लोग इसको यूरीथर्मल कहते हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। ये सब एक ही चीज है। ओके, होता ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं यहां पर मैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बना रहा हूं, सो ये ग्राफ किसका है? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, या फिर मैं लिख सकता हूं सराउंडिंग टेम्परेचर, जस्ट सराउंडिंग टेम्परेचर। बट ये जो ग्राफ बनाया ये वाला, ये लाइन, ये बॉडी टेम्परेचर का है, बीटी बॉडी टेम्परेचर। तो आप देख रहे हो कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, भले ही सराउंडिंग टेम्परेचर कितना भी हो जाए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। अच्छा, इसमें कितने लोग आते हैं? एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, एव्स यानी बर्ड्स, दूसरे मैमल्स, मैमल्स में हम भी आते हैं। मैं आपको समझाता हूं, जरा सोचो कि हम लोग एक बर्फ के पानी में नहा रहे हैं, और बर्फ के पानी में क्या बोलते हैं, बर्फ के अंदर मैं थर्मामीटर रखा, बर्फ का टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा टेम्परेचर है, लेकिन उसी थर्मामीटर को मैंने अपने माउथ में रखा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मेरे सराउंडिंग टेम्परेचर से मेरे बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम थर्मो रेगुलेटर्स हैं। अगर हम लोग कोयले की खदान में चले जाएं, और कोयले की खदान में आप देखोगे तो वहां पर क्या बोलते हैं, बहुत गर्मी रहती है, 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। इतनी गर्मी में भी अगर हम लोग थर्मामीटर अपने माउथ में रखें, वहां पर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना दिखाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितने लोग ऐसे कर पाते हैं? एव्स यानी सॉरी बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या यहां तक क्लियर हो चुका है? अब ये मतलब हाई रेंज तक ये लोग मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, कहीं पे भी ठंडे इलाके में भी जा सकते हैं, गर्म वाले इलाके में भी जा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इनसे उल्टा कुछ जैसे जिसके जैसे अपोजिट, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो कन्फॉर्मर। थर्मो कन्फॉर्मर यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, उनको हम लोग थर्मो कन्फॉर्मर बोलते हैं। या फिर हम लोग उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, या फिर हम लोग उनको कहते हैं पॉइक्लोथर्म्स, पॉइक्लोथर्म्स। और 12वीं में इन्हीं को ही हम लोग यूरीथर्मल सॉरी स्टीनोथर्मल बोलते हैं, स्टीनोथर्मल। ओके, अब जरा सोचो इनका ग्राफ कैसे होगा। तो सपोज करते हैं मैं यहां पर ये ग्राफ बनाया एस टी। व्हाट इज एस टी? सराउंडिंग टेम्परेचर।
और ये रहा बीटी। व्हाट इज बीटी? बॉडी टेम्परेचर। जैसे जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर बदल रहा है वैसे वैसे बॉडी टेम्परेचर भी बदल रहा है। सराउंडिंग टेम्परेचर तुरंत अफेक्ट कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को, और बॉडी टेम्परेचर बदलते ही बताओ एंजाइम्स इनएक्टिव या फिर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं कि नहीं? अगर एंजाइम डिस्ट्रॉय और इनएक्टिव होने लगते हैं तो ऐसे जानवर जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं वो मर जाएंगे। कौन है ये लोग? पहला फिशेस, सारी मछलियां। दूसरा एम्फीबियंस। तीसरा रेप्टिलियंस। ओके, जो सपोज करते हैं अटलांटिक ओशियन में रहने वाली मछली, उसको मैं वहां से निकाल के लेके आऊं और अपने जूहू चौपाटी में डाल दूं। जूहू चौपाटी में टेम्परेचर हाई है और अटलांटिक ओशियन में बहुत कम है, तो वहां की मछली यहां पर बहुत जल्दी मर जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बदली हो गया। टेम्परेचर बदली होते ही इसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह नहीं पाएगा और उसके एंजाइम उसी पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे काम करने के लिए बने थे। अब उसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज, तो उसका मतलब एंजाइम इनएक्टिव, तो उसका मतलब बॉडी डिसफंक्शनल, मेटाबॉलिज्म स्टॉप और वो मछली मर जाएगी। क्या बात समझ में आएगी यार? यस। तो ये टेम्परेचर अफेक्ट मतलब एंजाइम्स को कौन अफेक्ट कर सकता है? टेम्परेचर। ओके, और अगला है पीएच। कितने मिनट का वीडियो बना? दूसरा फैक्टर है पीएच। पीएच का भी ग्राफ है, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर हम लोग लिखेंगे एंजाइम एक्टिविटी, और यहां पर लिखेंगे हम लोग पीएच। आपको मालूम है पीएच कितना होता है? 0 से लेके 14 तक। ओके, 7 से यहां तक तो एसिडिटी रहती है, यहां पर न्यूट्रल, और यहां से लेके यहां तक क्या रहता है? बेसिसिटी। ओके, हमारी बॉडी का पर्सनली ह्यूमन बॉडी में सारे एंजाइम लगभग 7.4 के पीएच के आसपास काम करते हैं, 7.4 पीएच पे काम करते हैं। तो हम लोग उनको यहीं पर दिखाएंगे कि ये लगभग 7.4 पे ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहां पर ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, पीएच बढ़ाने घटाने से एंजाइम डिसफंक्शनल होने लगते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जब कभी भी आपको बुखार हो जाता है, बुखार, फीवर आने पर आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है? टेम्परेचर हाई हुआ है। ओके, तो उस समय पे भी क्या हो जाता है? एंजाइम थोड़ा थोड़ा इनएक्टिव हो रहा है। और उसी समय अगर आप अचार भी खा लिए, अचार के अंदर एसिड होता है, सिरका, विनेगर, एसिडिटी थोड़ी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो थोड़े से डिसफंक्शनल होने लगते हैं और उस समय आपका बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है। ओके, इसलिए हमें पीएच भी मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी बॉडी का। अपनी बॉडी का पीएच कितना रहना चाहिए? 7.4 के आसपास। ओके, चलो, पीएच के बारे में भी हो गया। स्टॉप कर दो, कितने मिनट का वीडियो बना?